हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ पढ़ाई के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। ठीक है, हम पिछले वीडियोज़ में व्यंग विदाई संभाषण के बारे में पढ़ रहे थे जो अपूर्ण था। अब इस वीडियो भाग 4 में हम विदाई संभाषण के अंतिम गद्यांशों को समझेंगे और शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। तो आप लोग अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और इस व्यंग पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। ये लॉर्ड कर्जन हैं जिन्होंने 1899 से 1905 तक भारत पर शासन किया। ठीक है, और ये बड़े एक आतताई शासक थे, तानाशाह शासक थे। ये उन्होंने शुरू में बड़े सुख के दिन भोगे थे, बहुत ऐश किए थे, तब का चित्र है। ये हैं लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने नादिर शाह को और केसर को और जार को सबको मात दे दी। ये तीनों बड़े तानाशाह शासक रहे। एक तानाशाह शासक थे, एक थे केसर रोम के, दूसरे ज़ार थे बुल्गारिया के, और तीसरे नादिर शाह थे, वो ईरान के शासक रहे और बड़े तानाशाह शासक थे। तो इन सबको मात दे दी। इनसे भी बड़े वाले तानाशाह ये निकले। इन्होंने भारत पर तानाशाह शासन किया। बड़े ये आतताई थे, अत्याचारी थे। तो इन्होंने कभी भारत की जनता की आवाज़ नहीं सुनी, अपनी मनमानी चलाई और इतना भारत के शासन के द्वारा गिड़गिड़ाने पर, भारत की प्रजा के द्वारा गिड़गिड़ाने पर भी बंग विच्छेद करके रख दिया, जबकि उनका शासन अवधि पूरी हो गई थी। तथापि बंग विच्छेद किए बिना वे यहाँ से नहीं गए। ये नादिर से भी बड़ी वाले जिद्दी निकले। इनकी जो जिद थी उससे प्रजा को क्या दुख नहीं हुआ, बहुत दुख हुआ। लेखक कह रहे हैं, जरा सोचो विचारो कि एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़े जाते हैं, तो इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज़ होकर इस देश को छोड़ न जाती। पर बेचारी भारत की जनता, भारत की प्रजा विवश थी, लाचार थी, उसे कहीं जाने की जगह नहीं थी, वो कहाँ जाती। यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया। प्रजा ने आपकी करनी का फल देख लिया कि आपको आपकी करनी का फल क्या मिला। उसने देख लिया कि आपकी किस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया है। आपने जैसा किया वैसा फल आपको मिला। आपको भी उसने कम पीड़ा न दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। जब लेखक कह रहे हैं, भारत की प्रजा किसी को दुख देने और कष्ट देने से पहले सोचती है कि इसका परिणाम क्या होगा, तभी कोई काम करती, अन्यथा नहीं करती। मतलब इतनी अधिक संवेदनशील है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है, दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसलिए वो सब दुखों को झेलकर पराधीनता सहकर भी वह जीती है। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति आपने साथ ले जा सके। इसका बड़ा दुख है। यहाँ की जनता की सहनशीलता आपने नहीं परखी और न यहाँ की जनता की श्रद्धा भक्ति सहनशीलता आपने सीखी। इस देश के शिक्षितों को आपने कोई महत्व ही नहीं दिया।
आपकी आँखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि आपके यहाँ के शिक्षितों, ज्ञानियों, संतों, महात्माओं को परख सको। आपने तो यहाँ की अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी ले लिया और उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया गया। उसी अनपढ़ गूंगी गरीब प्रजा ने एक सुल्तान के प्रशंसा के गीत गाए। एक बार अपनी जीत के कई साल अपनी विपत के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। वहाँ चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक का काम करना पड़ता था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था वह सुनिए। उसने आँखों में आंसू भरकर कहा, जब उस सुल्तान को उस नगर से जाना पड़ा तो उसने क्या कहा सुनिए। उसने कहा, प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ। तू मेरा अन्नदाता है। मैंने यहाँ अपनी रोजी रोटी कमाई, पेट भरा, तो तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपत के दिन, मैंने दुख के दिन यहाँ काटे। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। मैं तेरा ऋणी हूँ। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक कर की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न लेना। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले ले और मुझे आशीर्वाद दे, मुझे जाने की आज्ञा दे। तो लेखक कह रहे हैं कि माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार के प्रशंसा के गीत गाए जाते हैं, वैसे क्या तुम्हारे नहीं गाए जाएंगे? उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करोगे? तो जब तुम इस देश से कुछ दो शब्द अपनी तरफ से धन्यवाद के दोगे, बोलोगे, आशीर्वाद भरे बोलोगे, दो शब्द शुभ संदेश दोगे, तो क्या यहाँ की जनता तुम्हारी प्रशंसा के गीत नहीं गाएगी? गाएगी। क्या आप कह सकेंगे, अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। अभागे भारत यानी उस समय भारत गुलाम था। तो क्या कह सकोगे कि हे अभागे भारत, तुझसे लाभ उठाए, तेरी बदौलत शान सुख भोगा और ऐसा सुख भोगा जो जीवन में कभी नहीं मिल सकता। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी न रखी। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने बहुत अन्याय किया। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से प्राप्त करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझें। मेरे बाद जो राजा आए वो तेरे गौरव को समझें। आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ। लेखक कह रहा है, जाते समय इस देश को कुछ आशीर्वाद दे सकते हो, कुछ धन्यवाद अदा कर सकते हो। यदि आप ऐसा कर सकते हो तो यहाँ की जनता, यहाँ की प्रजा आपके गौरव को क्या याद नहीं रखेगी? पर आप में इतनी बड़ी उदारता कहाँ, आपका इतना बड़ा दिल ही कहाँ है?
आप में इतनी सज्जनता ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स, लेखक ने भारत की लाचारी, विवशता और परिस्थिति का लाचारी, विवशता और दीनहीन प्रवृत्ति का माय लॉर्ड की लाचारी विवशता से जोड़कर भारत की प्रजा की दुख की तुलना की है और भारत की प्रजा की दुखों को व्यक्त किया है। ठीक है, आपको ये समझ में व्यंग लेख समझ में आ गया होगा कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश की जनता को किस तरह परेशान किया, किस हद तक दुख दिए। तो अब हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना है और ऐसे दुख के दिन वापस कभी ईश्वर हम पर आने ना दे, ऐसा हमारा प्रयास होना है, रहना है। स्टूडेंट्स, आप व्यंग के उद्देश्य को समझ गए होंगे कि हमें अपनी स्वतंत्रता की अंतिम सांस तक रक्षा करना है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस तरह के दुख की पुनरावृत्ति फिर कभी ना हो।